बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की शाम और आसिम मुनीर से डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 47। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले ईरान की सूरत हाल जो कि बहुत तशवीशनाक हो गई है और पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि शायद किसी भी वक्त अमेरिका या इसराइल या दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रीजन के अंदर क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं, फिर पाकिस्तान पर उसके क्या इफ़ेक्ट होने हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी खबरें हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि तकरीबन 28 दिसंबर से ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए थे महंगाई को लेकर। तकरीबन 18 दिन तक या 17 दिन तक ये मुजाहरे रहे और इसके अंदर कहा जा रहा है कि 2000 से 2500 के करीब लोग जो हैं वो जाँ भाग हुए। ईरान कहता है कि इसके अंदर गैर मुल्की एजेंट थे जिन्होंने कत्लो गारत की और वेस्टर्न कंट्री स्पेशली सदर ट्रंप और दूसरे कहते हैं कि नहीं, ईरानी हुकूमत ने ऑपरेशन करके बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और इस वजह से लोग जाँ बहक हुए हैं। अब ये तो सूरत हाल थी, लेकिन पिछले 24 घंटे या 48 घंटों में ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो ईरानी गवर्नमेंट के काफ़ी कंट्रोल में आ गई। उसकी वजह ये बनी कि बहुत सारे ईरानी सिटीज़न जो हैं, मीन ईरानी शहरी, वो बहुत सारे मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट में बाहर निकल आए। वो लाखों की तादाद में थे। जो हुकूमत के अगेंस्ट निकले थे महंगाई के नाम पर, वो तादाद में कम थे अगर आप कंपेयर करें जो हुकूमत की सपोर्ट में निकले। जैसे ही वो बड़े मुजाहरे हुए उसके साथ ही उस तमाम सिचुएशन ने दम तोड़ दिया। यहाँ से एक सबक तो हमें हासिल होता है कौम के तौर पर, जब पूरी कौम के सामने जनरल बाजवा, उस वक्त के मीर जाफ़र, मीर सादक जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ बोली लगा रहे थे, सिंध हाउस के अंदर वोटों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे, अगर अवाम उस वक्त सड़कों पर निकल आती तो पाकिस्तान के अंदर भी जो उसके बाद सारा जुल्म हुआ वो बच जाता। आप अब आगे ईरान की सूरत हाल क्या बननी है हमें नहीं पता, हमला करता है अमेरिका या नहीं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ तक देख लीजिए कि तकरीबन सबको लगता था कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, जाहिर है इनके अंदर बाहर से भी इंस्टिगेशन थी और बाहर से इनकी मदद भी हो रही थी। सभी को लगता था कि अब वहाँ पर रजीम चेंज कर दी जाएगी। ना ही वहाँ के जनरल बाजवा की तरह के थे। अगर ईरान के अंदर भी कोई एक जनरल भी जनरल बाजवा की तरह का या हमारे जिस तरह के आर्मी चीफ आते हैं उनकी तरह का कोई आर्मी चीफ होता तो अभी तक जो ईरानी सदर हैं वो भी जेल में होते, उनके सुप्रीम कमांडर भी जेल में होते और तड़न तख्ता उनकी हुकूमत का हो चुका होता। लेकिन वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो उतने मुहिब वतन नहीं हैं जितने मुहिब वतन हमारे जनरल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जनरल्स को वतन अजीज़ की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है, इसीलिए वो ज़्यादातर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं। लेकिन जो रहते हैं वो जब हुकूमत में होते हैं तो उन्हें मेरे अजीज़ हम वतनों करने का और एक्सटेंशंस लेने का इतना शौक़ होता है कि बाहर से कोई ज़रा सा इशारा करता है और वो अपने घर के अंदर ही लंका ढा देते हैं। अब ईरान को क्योंकि ऐसे जनरल्स मुयस्सर नहीं हैं जैसे हमें हैं, इसलिए वहाँ की रजीम अभी तक तो बची हुई है। अब क्योंकि अंदर से किसी फ़ौज ने हमला नहीं किया उनके ऊपर, तो जाहिर है बाहर से किसी फ़ौज को हमला करना पड़ेगा। अगर तो उनके पास जनरल बाजवा की तरह का मीर जाफ़र, मीर सादक कोई होता तो हमला अंदर से ही हो जाता। अब क्योंकि अंदर मौजूद नहीं है कोई जनरल बाजवा ईरान के अंदर, तो बाहर क्या सूरत हाल हो रही है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ आपने याद करना है अपना कौमी जो फरीज़ा था, जो हम सब ने पूरा नहीं किया है कौम के तौर पर, कि उस वक्त कौम को बाहर निकलना चाहिए था। ईरान में ईरानी हुकूमत ने या ईरान के सदर ने या सुप्रीम कमांडर ने कोई कॉल नहीं दी, उन्होंने लोगों को नहीं कहा कि निकले। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो कॉल देकर आप कौमों को नहीं निकालते। अगर आप कॉल देकर निकालें तो वो तो लगता है अपने वोटर सपोर्टर को आप निकाल रहे हैं, उससे तो आपकी मज़ीद कमज़ोरी अयां होती है। कौमों ने खुद निकलना होता है अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपने कॉज के ऊपर, अपने असूलों के ऊपर, अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में एक 37 साला खातून रेने गुड को जो कस्टम और इमिग्रेशन हकाम हैं उन्होंने गोली मार के कत्ल कर दिया। किसी ने पब्लिक को नहीं कहा कि आप बाहर निकलें। एक शहर में नहीं, 2 में नहीं, 10 में नहीं, पूरा अमेरिका बाहर निकला अक्रॉस पार्टी लाइन। कोई अपोजिशन जमात ने लोगों को नहीं कहा। वो जो एहतजाज थे, मुजाहरे थे, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लीड नहीं कर रही थी, ना ही वो उनको कह रही थी कि बाहर निकलें, बल्कि उन लोगों के निकलने की वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान थे उन पर प्रेशर आया और उन सबको ट्वीट करने पड़े। जो जिंदा कौमें होती हैं या जहाँ पर कौमें अपने वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती हैं, क्योंकि कौमों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ कभी भी कोई अदालत, कोई एक इदारा नहीं कर सकता। जो अदालतों के पास, इदारों के पास जो आइन की किताब के अंदर भी ताकत लिखी होती है वो कौमों के कंधों के ऊपर होती है।
कौमों के बलबूते पर होती है। कौमें अगर उस लूटमार को ना होने दें तो कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम लेट निकलते हैं और फिर इतनी थोड़ी तादाद में निकलते हैं कि जो मीर जाफ़र, मीर सादक होते हैं वो सरों में गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। बहरहाल ईरान के अंदर ये सूरत हाल वहाँ की पब्लिक ने पलट दी। अब चलते हैं, अब इस वक्त क्या हो रहा है। आज जो पिछली रात गुजरी है उसमें और आज सुबह मीन 15 जनवरी की अलल सुबह जो अमेरिका की एयरबेस है कतर के अंदर, और ये सबसे बड़ी अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है, एयरबेस है मिडल ईस्ट के अंदर। इसका नाम अल उदैद एयरबेस है और इस पर 10,000 के करीब अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो पोजीशनड हैं, स्टेशनड हैं, या यहाँ पर उनकी तादाद 10,000 के करीब है। वहाँ से KC-135 नामी जहाज़ जो हैं, 6 के करीब जहाज़ जो हैं उन्होंने वहाँ से उड़ान भरी। ये KC-135 जो हैं ये वो जहाज़ हैं जो असल में टैंकर्स के तौर पर, ऑयल टैंकर्स के तौर पर काम करते हैं और ये फ़ज़ा के अंदर जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी रीफ्यूलिंग का काम करते हैं। जाहिर है क्योंकि फ़ासला ज़्यादा होगा, जब वो समंदर से अगर उड़ के जाएंगे या किसी नेबरिंग कंट्री से उड़ के जाएंगे तो उन्होंने पै दर पै हमले करने होंगे ईरान पर। अगर अमेरिका ने हमला करना है तो इन जहाज़ों का उस वक्त फ़ज़ा में होना बहुत ज़रूरी होगा। तो फिर ये जहाज़ फ़ज़ा में उड़ते रहते हैं और जो फाइटर प्लेन होते हैं वो इनके पास आते हैं, रीफ्यूल होते हैं और फिर जाकर हमला करते हैं। तो अब ये 6 के करीब जहाज़ जो हैं ये अल उदैद एयरबेस कतर से रवाना हो गए हैं। ज़ाहिर है ईरान के नेबरिंग कंट्रीज़ या जो भी उनके लिए पोजीशंस होंगी जहाँ पर भी उन्होंने स्टेशन होगा वहाँ पर इन्हें करीब तरीन इलाकों के अंदर स्टेशन करेंगे ताकि जिस वक्त भी हमला हो ये फ़ौरी तौर पर फ़ज़ा में आ सकें और ईरान की हदूद के करीब जाकर ये हवा में उड़ते रहें और वहाँ पर फाइटर जेट्स आकर इनसे अपने आप को रीफ्यूल करवाते रहें। तो एक तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। ये मल्टीपल एटलीस्ट 6 जहाज़ हैं जो इस वक्त मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर लोग जिनका डाटा शेयर कर रहे हैं। ये 14 और 15 जनवरी की जो रात है उसमें ये सब कुछ हुआ। आगे जो अल उदैद जो एयरबेस है, जैसा हमने आपको बताया कि वहाँ 10,000 US पर्सनल हैं, वहाँ से US फोर्सेस को और अहम तरीन लोगों को उस बेस को छोड़ देने के लिए कहा गया है। मतलब वहाँ से, क्योंकि वो एक नोन जगह है, ज़ाहिर है ईरान वापस उनके ऊपर मिसाइलों से हमला कर सकता है उस जगह पर, तो उस एयर बेस को वहाँ से खाली करवाया जा रहा है। ये बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट जो हैं वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से मूवमेंट जारी है, जिससे ये लगता है कि बहुत जल्द शायद अमेरिका वहाँ पर कोई ना कोई हमला करना चाहता है। ईरान ने 14 तारीख की रात को तमाम जो उनकी एयर स्पेस थी उसको उन्होंने क्लोज़ कर दिया फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कमर्शियल फ़्लाइट्स। जी हाँ, ईरान को शदीद ख़तरा था कि जो पिछली रात गुजरी है उसमें उन पर गालिबन हमला होने वाला है, इसलिए उन्होंने तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी। उसकी वजह ये होती है कि अगर फिर कई दफ़ा पता नहीं चलता कि कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं या फ़ाइटर जेट्स हैं, या उन कमर्शियल फ़्लाइट्स का भी नुकसान हो सकता है मिसाइल चलने से और दूसरे मामला से। इसलिए हिफ्ज़ मातकद्दम उन्होंने तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस जो है बंद कर दी है। इसका एक मतलब तो ये है कि कोई जहाज़ ईरान में नहीं आएंगे, जो कि पहले ही नहीं आ रहे। हम आपको बता चुके हैं कि टर्किश एयरलाइन और दूसरी एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी हैं, लेकिन ईरान के ऊपर से गुजर के जिन एयरलाइंस ने दूसरे इलाकों में जाना होता है, जैसे अगर आप पाकिस्तान से उड़ के बरतानिया जाते हैं तो रास्ते में कितने सारे मुल्कों के ऊपर से आप उड़ रहे होते हैं, जब एयर स्पेस वो मुल्क बंद कर देता है तो फिर आप उसके ऊपर से उड़कर भी नहीं गुजर सकते। तो ईरान ने वो कर दिया, लेकिन फिर 15 तारीख की सुबह उस एयर स्पेस को दोबारा खोला है। अब देखते हैं कि क्या रात को 15 तारीख की रात को दोबारा ये एयर स्पेस बंद की जाती है या नहीं, ये भी आपके सामने सूरत हाल ज़रूर रखेंगे। फिर ईरान ने वापस थ्रेट्स भेजे हैं कि अगर हम पर हमला हुआ, या वापस रिस्पॉन्ड किया, थ्रेट्स नहीं कहना आपने, तो कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं और हमारे मिसाइल भी लोड हैं, और अगर हम पर US ने हमला किया या इसराइल ने किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। अब जो अमेरिका है वो अगले शायद 24 घंटे में, ये वॉशिंगटन पोस्ट और बहुत सारे जो बड़े जरीदे और अखबारात हैं वो अब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो टेलीग्राफ हो, वो दूसरे बहुत सारे जितने भी जरीदे हैं, उन सब का अंदाज़ा है कि शायद अगले 24 या 48 घंटों में सदर ट्रंप जो हैं वो हुक्म दे सकते हैं कि अमेरिका वहाँ पर हमला करे। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सदर ट्रंप ने एक बयान दिया है कि वहाँ कत्लो गारत रुक गई है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमें पता चला है कि दोनों तरफ से कत्लो गारत हुई है, मतलब मुजाहरीन ने भी उस तरफ के लोग मारे हैं और उस तरफ के लोगों ने, मीन हुकूमत के लोगों ने मुजाहरीन को मारा है।
और फिर ये भी कहा है कि जिन लोगों को फांसी दे रहा था ईरान, उनको अब फांसी भी नहीं दे रहा। मतलब सदर ट्रंप ने तमाम अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं। जो सदर ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी हैं पिछले 12 घंटे में या पिछले 20 घंटे में, उससे ये लगता है कि जैसे एस्केलेशन कम हुई है, सदर ट्रंप जो बहुत एग्रेसिव थे ईरान पर, वो कम हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सदर ट्रंप हमेशा ऐसे बयान तब देते हैं जब वो असल में हमला करने जा रहे होते हैं। जब उन्होंने ये तय कर लिया होता है, ये मेरा तज्जिया है, जब उन्होंने ये तय कर लिया होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, तो फिर वो ये अच्छे अच्छे बयान देते हैं ताकि ईरान सोचे कि नहीं, सदर ट्रंप तो बहुत अब नॉर्मल बयान दे रहे हैं, शायद हमला ना हो। तो ऐसे ही हालात में अक्सर वो हमला कर देते हैं। ये पुराना उनकी जो सूरत हाल है। रीजनल वहाँ पर जो लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स, हमने आपको बताया कि टर्किश एयरलाइन और दूसरी एयरलाइंस ने ईरान के लिए फ़ज़ाएँ तो बंद कर दी थी, परवाज़ें अपनी। अब जर्मनी ने, इटली ने, पोलैंड ने अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी हैं इस रीजन के अंदर। इजराइल के अंदर जो इनकी फ़्लाइट्स जाती हैं उनको बंद कर दिया है फ़िलहाल। और जर्मनी ने कम अज़ कम जो रात के वक्त वहाँ पर फ़्लाइट्स जाती हैं उन सबको अब रोक दिया है। तो ये मेजर वहाँ पर सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिससे लग रहा है कि शायद कोई हमला होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही वाशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि ईरान और इसराइल के हमले में पहल ना करने की एक दूसरे को यकीन दहानी करवाई गई है और इसके पीछे रूस की सफारतकारी है। ईरान ने और इसराइल ने एक दूसरे को रूस के थ्रू पैगाम भेजा है कि हम एक दूसरे के ऊपर पहले हमला नहीं करेंगे। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल हम पर पहले हमला ना करे तो हम उन पर हमला नहीं करेंगे, और यही बात इसराइल ने भी ईरान को कही है। अब ये कितनी हकीकत है ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर जो रशियन टीवी का उर्दू वर्जन है वो बता रहा है कि सऊदी अरब की फ़ौजी ज़राए ने यह बताया है कि सऊदी अरब तेहरान के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा, ना ही अपनी ज़मीन या फ़ज़ाई हदूद को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। फिर रशियन टीवी उर्दू बताता है कि ट्रंप ने अपने मशीरों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई करे तो वो बहुत तेज़, फैसलाकुन और मुख्तसर होनी चाहिए, तवील जंग लड़ी नहीं जा सकती। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है, ये रॉयटर्स की स्टोरी है, और वो कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों में हमला हो सकता है। ये अगर आप गौर करें तो जितने भी बड़े जरीदे हैं, अखबारात हैं, वो तकरीबन यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद हमला होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ कतर, सऊदी अरेबिया और ओमान तीनों ने कोशिश की है कि ये जंग ना हो, और इन्होंने अमेरिका को और दूसरे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला ना हो और ये ख़तरा जो है वो टल जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद यूएई इन कोशिशों में शायद उस तरह से शामिल नहीं है। ये भी हो सकता है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो लोगों का, लेकिन फ़िलहाल इन 3 मुल्कों का नाम आ रहा है कि ये जंग रुकवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ डेटा सामने आ रहा है, जो कंट्रीज़ काफ़ी सारा ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं इसराइल के साथ, उसमें सबसे बड़ा उनका कारोबारी पार्टनर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर टर्की सामने आ रहा है, जो $35 अरब का बिजनेस करता है इसराइल के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पर इजिप्ट, जो $6 अरब का तकरीबन जो है वो ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, और ये अल जज़ीरा ने जो है ये फिगर्स जारी किए हैं। तीसरे नंबर पर अज़रबैजान, जो $5 अरब से ज़्यादा का बिजनेस करता है, और फिर चौथे नंबर पर यूएई, वो भी उनके साथ तकरीबन $5 अरब की उनकी भी ट्रेड है। ये जहन में रखिए इसराइल के साथ। तो ये 4-5 मुल्क हैं जो उनके साथ ट्रेड भी करते हैं। आप देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इन मुल्कों का क्या मामला बनता है इसराइल के साथ और इस पूरे रीजन में। ज़ाहिर है अगर हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए भी इसकी रेमिफिकेशंस हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो सब कुछ किस तरफ चलता है। आगे चलते हैं ज़रा अगली खबर, और अगली खबर जो है वो आपके सामने, अबसार आलम ने फील्ड मार्शल को सबकी शिकायत लगा दी है। अबसार आलम आप सबको पता है कि मुंह बोले बेटे समझ लें आप उन्हें, सहाफ़ती बेटे नवाज़ शरीफ के। सहाफ़ी तो वो हैं नहीं, कभी सहाफ़त में होते थे, और फिर उनको ले गए थे, चेयरमैन पैमरा बनाया था, फिर अदालत ने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। पता नहीं FA किया हुआ है शायद सिर्फ, या शायद सिर्फ BA किया हुआ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अदालत ने चेयरमैन पैमरा के पोजीशन के ऊपर उनको हटा दिया था। जब उनके हम तज्जियात देखते हैं तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि तालीम की खासी कमी है, मतलब नून लीग में वो दुरुस्त गए हैं। ये उन्होंने मेहरबानी की है कि उन्होंने उसी पार्टी को चुना है जो उनके CV के हिसाब से मैच करती है। अब उन्होंने फील्ड मार्शल को ये कहा है कि फ़ौज की आस्तीनों में भी बुत हैं, इन बुतों को निकालें वरना आपकी मेहनत का नतीजा नहीं निकलेगा। हम इंडिपेंडेंट लोग हैं माशाल्लाह,
अफसार आलम इंडिपेंडेंट है। ये ऐसे ही है जैसे मामा मूदा कहे कि हम गैरतमंद लोग हैं। वो एक बाज़ार हुस्न में एक कैरेक्टर होता था लाहौर का बहुत मशहूर, जिसका नाम मामा मूदा था। तो जब अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो मुझे याद आ गया कि फिर मामा मूदा भी गैरतमंद आदमी था। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सिविल मिलिट्री इदारों और डिजिटल मीडिया के सेटअप्स समेत सबकी शिकायतें लगाते हुए फील्ड मार्शल साहब कोई भी आपकी कामयाबियों को हाईलाइट नहीं करता, ना ही आपके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देता। यहाँ ये लग रहा है कि शायद अफसार आलम अपनी सीवी पेश कर रहे हैं। माजी में ये चेयरमैन पैमरा बने थे, आजकल चेयरमैन पैमरा एक माजी की ब्यूरोक्रेट को बनाया गया है, और लग रहा है कि इनको शायद या तो वो नौकरी चाहिए या कोई और चाहिए, जो अब ये सारे डिजिटल मीडिया हो, मौजूदा इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो, सभी की शिकायत लगा रहे हैं और कह रहे हैं आपको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, हमें खिदमत का मौका दें, ये काम हम करेंगे। फिर इन्होंने आगे एक खबर की जिससे इन्होंने दोबारा बताया कि ये वो डायरेक्ट हवालदार हैं, मैट्रिक पास हैं और डायरेक्ट हवालदार हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इन्होंने कहा कि नई अमरीकी पाबंदियों से जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो भी मुतासर होंगे, इन्हें चाहिए कि वो अपने अपने लॉयर्स के साथ मशवरा कर लें। 21 जनवरी के बाद इनका अमेरिका में क्या स्टेटस होगा, ये अफसार आलम साहब फरमा रहे हैं। अब ये मैं यही कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते, या गधे हैं बिल्कुल। अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो ऐसी नई एप्लीकेशंस हैं जिन लोगों ने अपने ख़ानदानों के लिए इमिग्रेंट वीज़ाज़ लेने हैं, लंबे अरसे के वीज़ाज़, या काम के लिए वीज़ा लेना है, उन सब के वीज़ाज़ की जो प्रोसेसिंग अमेरिका से बाहर है उसको रोका गया है। अब वो कितनी देर तक रोका गया किसी को पता नहीं। 75 मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान को भी डाला गया है। पाकिस्तान को डालना नहीं चाहिए था, ये आसिम मुनीर और पाकिस्तान की वीक डिप्लोमेसी का ज़ाहिरा नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वो सोशल सपोर्ट के ऊपर नहीं है उतने ज़्यादा कि उनको इस लिस्ट में डाला जाता। बहरहाल रिगार्डलेस, जो विज़िट वीज़ाज़ होंगे, हमारी जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, जो विज़िट वीज़ाज़ हैं उनकी प्रोसेसिंग के ऊपर पाबंदी नहीं लगी। इसी तरीके से स्टूडेंट वीज़ाज़ जो हैं, जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना, उन पर भी पाबंदी नहीं लगी। इसी तरह से जो लोग पहले से अमेरिका में मौजूद हैं और उनका ग्रीन कार्ड या उनकी कोई चीज़ प्रोसेस हो रही होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है अभी तक की कि उस पर भी कोई पाबंदी नहीं लगी। ये सिर्फ ऐसे है अगर किसी ने अपने माँ बाप को या अपनी बेगम को या अपने बच्चों को किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, या किसी ने कारोबार के लिए वीज़ा अपना पाकिस्तान में बैठ के जो है उसको प्रोसेस किया हुआ है, या किसी ने नौकरी का वीज़ा अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं वो किसी ने प्रोसेस किया हुआ है, तो उसके वीज़े की प्रोसेसिंग रुक गई है। विजिट वाले, स्टूडेंट्स और ऐसे लोग जो पहले से अमेरिका हैं, उन पर इसका कोई इतलाक और असर नहीं होगा। हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक तो वो डायरेक्ट हवालदार हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो जितनी उन्होंने काविश करनी है उससे यही हमें सब कुछ सामने आ सकता है। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दुनिया अश अश कर उठती है। ऐसे वेलकम मिलता है, ऐसे वेलकम मिलता है कि जिसकी मिसाल नहीं। ये डंटोनिक साहब फरमा रहे थे अब से चंद दिन पहले। और फिर अमेरिका ने हमारा नाम पाबंदी की लिस्ट में डाल दिया। यूएई ने हमें वीज़े देना बंद कर दिए। अच्छा, जो आप लोगों में से ट्रैवल नहीं करते वो इस खबर को